इसके आगे वाला देखते हैं अपन। अब इससे आगे वाला कौन सा बन सकता है? यहाँ पर ट्रांस हिमालय में से हमने ट्रांस हिमालय का टॉपिक पढ़ा था। अब उसके बारे में देखते हैं यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। अब ये देखिए पहला प्रश्न अपना कौन सा है? पहला प्रश्न अपना कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? भाई भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, वो किस पर्वत में स्थित है? तो किस पर्वत में स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहां पर स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। और ये जो गॉडविन K2 गॉडविन ऑस्टिन चोटी है, ये पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है। प्रेजेंट टाइम में ये पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है, जो भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान ने इसको अनाधिकृत कब्जा कर लिया है यहाँ पर। तो अब ये कहां पर है? वर्तमान में गॉडविन ऑस्टिन चोटी है वो पाकिस्तान में है। कहां पर भाई? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में स्थित होने के कारण अगर इसको ये मान लिया जाए कि भाई ये तो पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में है, तो फिर अगर इसको छोड़ दिया जाए तो फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो वो कौन सी होगी? कंचनजंगा होगी। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8598। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ये पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में है, जिसमें से भारत का क्षेत्रफल कितना है अपने पास में? भारत का 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। इस 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर में से 78,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, वो किसने दबा रखा है? पाक ने दबा रखा है। किसने दबा रखा है? अनाधिकृत कब्जा किसने कर रखा है? पाकिस्तान ने कर रखा है। उसमें से 78,000 में से 5,000 वर्ग किलोमीटर लगभग के किसको दे दिया इसने? पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। किसको दे दिया? चीन को दे दिया। और चीन ने जो दबाई हुई भूमि है वो कितनी है? 37,500 वर्ग किलोमीटर है। तो जो पाकिस्तान ने ये 78,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल दबा रखा है, उसमें से ये अपनी चोटी कहां पर है? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन पाक अधिकृत क्षेत्र में स्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन है। और अगर ये कहा जाए कि K2 गॉडविन ऑस्टिन को छोड़ दिया जाए, ठीक है, या फिर K2 गॉडविन ऑस्टिन को पाकिस्तान अधिकृत वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, तब भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? कंचनजंगा होगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8598। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। तो ये होती है ये बात अपनी K2 गॉडविन ऑस्टिन। और कौन सी पर्वत श्रृंखला में? ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। काराकोरम पर्वत श्रृंखला है वो किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है जी, अगले दूसरे वाले प्रश्न की बात करते हैं हम, 2 नंबर की। किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है? मेरुदंड किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है? उच्च एशिया का काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। और काराकोरम श्रेणी को ही दोस्तों कृष्णगिरी पर्वत भी कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी का ही नाम दूसरा क्या है? कृष्णगिरी है, जिसे उच्च एशिया का मेरुदंड भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगले तीसरे प्रश्न की हम बात करते हैं। लद्दाख पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भाई लद्दाख पर्वत है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है उसका? तो सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? राकापोशी चोटी है। और इसकी ऊंचाई अपने पास में कितनी है? 7,784 मीटर है। कितनी अपने पास में? 7,784 मीटर है। ठीक है, अब ये राकापोशी की विशेषता सुनो। विश्व की एकमात्र सबसे ऊंची चोटी ऐसी है ये जो सबसे ज्यादा खड़े ढाल वाली है, जिसका क्या है? 90 डिग्री का कोण बनता है। जिसके ढाल का कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है धरातल से। एकदम खड़ी हुई चोटी है। विश्व की एकमात्र सबसे ऊंची चोटी खड़े ढाल वाली कौन सी है? राकापोशी चोटी है, जिसकी ऊंचाई अपने पास में कितनी है? 7,784 मीटर है। और ये राकापोशी चोटी कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो लद्दाख पर्वत का भाग है। किसका भाग है? लद्दाख पर्वत का। भाई हमने ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा था।
ठीक है। ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। पहली, अगर उत्तर से हम दक्षिण की ओर आते हैं तो उत्तर से कौन सी होती है अपने पास में? काराकोरम। दक्षिण में लद्दाख और फिर उसके बाद में जास्कर होती है। तो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अपने पास में गॉडविन ऑस्टिन है, और लद्दाख पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी अपने पास में? कौन सी है? राकापोसी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7784। और इस लद्दाख में ये जो राकापोसी, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि पूरे विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई वाली खड़े डाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी है, जो सबसे ज्यादा इसका खड़ा डाल है। 90 डिग्री का कोण बनाती है ये धरातल से, ठीक है जी। उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। सचर जोन व हिंज लाइन किसको अलग करती है? भाई जो सचर जोन या हिंज लाइन वो किसको अलग करती है? तो हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की कितनी समानांतर श्रेणियां बांटी थी? 4 बांटी थी। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा वृद्ध हिमालय जिसे मान हिमालय भी कहते हैं, और तीसरा अपने पास में कौन सा था? लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, और चौथा अपने पास में कौन सा था? शिवालिक हिमालय जिसे क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। अब इस ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं, शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय कहते हैं। अब देखो यहां पर जो इनके बीच में जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं वो अलग होती है। तो जो काल्पनिक रेखा वो क्या है? सचर जोन या हिंज लाइन है। वो हिंज लाइन किन पर्वतों को अलग करती है? तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ट्रांस हिमालय, उसके बाद में वृहद हिमालय आएगा, और वृहद हिमालय के बाद में लघु हिमालय, और फिर शिवालिक हिमालय आएगा। तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय दोनों को अलग करने वाली लाइन का क्या नाम है? हिंज लाइन या सचर जोन। सचर जोन या हिंज लाइन किसको अलग करती है? ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करती है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन 5 नंबर का। लद्दाख पर्वत को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? भाई जो लद्दाख पर्वत है ट्रांस हिमालय के ही पर्वत श्रेणी है, उस लद्दाख पर्वत को, क्योंकि लद्दाख पर्वत है वो भारतीय सीमा तक तो क्या कहलाता है? लद्दाख कहलाता है, और एक क्षेत्र विशेष का नाम भी क्या है? वहां पर लद्दाख है। और अभी फिलहाल इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, और यहां पर क्या है? इसकी लेह राजधानी भी स्थित है। तो जो लद्दाख पर्वत है वो अगर जहां पर भारत की सीमा खत्म होती है, जहां पर भारत की सीमा पूर्ण हो जाती है पूर्व दिशा की ओर, तो वहां पर क्या हो जाता है? फिर तिब्बत शुरू हो जाता है। तो तिब्बत की ओर इसका क्या नाम है? कैलाश पर्वत है। क्या नाम है? कैलाश पर्वत है, जहां पर क्या है? हिंदुओं का सबसे बड़े धार्मिक स्थल भी माना जाता है कैलाश पर्वत। तो ये क्या है? लद्दाख पर्वत को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। भाई कैलाश पर्वत है, उसी को क्या है? वो उसी का ही नाम क्या है? दूसरा भारत में लद्दाख है, और लद्दाख का क्या नाम है? कैलाश नाम है, ठीक है। अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं अपन। भारत का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर या फिर हिमनद, ग्लेशियर को ही हिमनद कहा जाता है, कौन सी घाटी में स्थित है? भाई भारत का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर। अब ये तो भारत का सबसे बड़ा है, लेकिन विश्व में दूसरे स्थान पर लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर ही है। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर है। जो पर्वतों में जो ग्लेशियर होते हैं ना, वो दूसरे नंबर का लंबाई की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है पूरे वर्ल्ड में। और भारत का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में पाया जाता है? तो किस घाटी में पाया जाता है? नुब्रा घाटी में पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है भाई, और ये क्या है? प्रश्न बार बार घुमा घुमा के ये ही प्रश्न आ रहा है। तो नुब्रा घाटी, अब ये नुब्रा घाटी की बात करते हैं, तो नुब्रा घाटी कहां पर है? नुब्रा घाटी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि नुब्रा घाटी कहां पर है? तो काराकोरम श्रेणी में नुब्रा घाटी, काराकोरम श्रेणी में नुब्रा घाटी है। और इस नुब्रा घाटी में कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर है। प्रश्न ये पूछा जाए कि सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में है? जब पर्वत श्रेणी पूछा जाता है तब तो आएगा काराकोरम, और जब ये पूछा जाता है कि किस घाटी में स्थित है, तो नुब्रा घाटी में। और ये पूछ लिया जाए कि नुब्रा घाटी किस पर्वत श्रेणी में, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में। और काराकोरम पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। चलो अब इस ये सियाचिन ग्लेशियर है, इस सियाचिन ग्लेशियर की कुल लंबाई कितनी
कितनी है? 76.44 किलोमीटर। इसकी सियाचिन ग्लेशियर की कुल लंबाई कितनी है? 76.44 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, और भी ग्लेशियर है इस श्रेणी में पाए जाने वाले, काराकोरम श्रेणी में पाए जाने, बियाफो है, हिस्पर है, बाल्टोरो है। हिस्पर की कुल लंबाई कितनी है? 61 किलोमीटर है। बियाफो की कुल लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर है। और बाल्टोरो की कुल लंबाई कितनी है? 58 किलोमीटर है। तो जो ग्लेशियर है वो क्या है? भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्लेशियर ये 4 ही ग्लेशियर हैं। सियाचिन ग्लेशियर है इस वाली श्रेणी के। सियाचिन ग्लेशियर जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। अब दूसरे और भी ग्लेशियर हैं भारत में, तो उनके क्या नाम है? बियाफो है, बाल्टोरो है, हिस्पर है। ये वाले मुख्य ग्लेशियर है जो इनकी लंबाई हिस्पर की कितनी है? 61 किलोमीटर है। बाल्टोरो कितनी है? 58 किलोमीटर है। और बियाफो कितनी है? 60 किलोमीटर है। तो ये 4-5 ग्लेशियर ये किस श्रेणी में पाए जाते हैं? काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है वो किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। और ये सियाचिन ग्लेशियर है ये क्या है भाई? सीधी बात, ये काराकोरम श्रेणी में एक घाटी है, उस घाटी का क्या नाम है? नुब्रा घाटी है। और उसी नुब्रा घाटी में ये सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 76.44 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय के उत्तर से दक्षिण की ओर श्रेणियों को क्रम से बताएं। ट्रांस हिमालय है उसकी हमने श्रेणियां बांटी थी 3। उन श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर, उन श्रेणियों को क्या? उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से बताएं। प्रश्न पूछा जाता है कि क्रम से बताएं। अब क्रम से क्या है? उनकी 3 श्रेणियां हैं, तो उसमें से क्या करेगा? या तो दूसरे वाले को पहले नंबर पर दे देगा या पहले वाले को दूसरे नंबर पर दे देगा। तो क्रम से क्या है? अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां, सबसे पहले जो पर्वत श्रेणी आती है वो कौन सी आती है? काराकोरम आती है। और उसके बाद में कौन सी आती है? लद्दाख आती है। और लद्दाख के बाद में कौन सी आती है? जास्कर आती है। जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। तो क्रम से अगर उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा जाता है तो काराकोरम, लद्दाख और फिर जास्कर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इससे आगे वाले प्रश्न की। ट्रांस हिमालय में कौन से युग व शक की चट्टानें पाई जाती है? भाई मैंने आपको हेरियस वाला सिद्धांत पढ़ाया था, उसमें मैंने क्या बताया था कि हेरियस ने 2 प्लेटें बांटी। ठीक है, एक तो भारतीय प्लेट को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और दूसरा क्या कहा जाता है? यूरेशियन प्लेट है। तो दोनों प्लेटें हैं। इस हेरियस ने ये माना कि जो यूरेशियन प्लेट थी वो स्थायी थी अपनी जगह, लेकिन उसके और धक्का आकर्षित कौन सी प्लेट होती है? भारतीय या ऑस्ट्रेलियन प्लेट होती है। और जब वो धक्का लगाती है तो यूरेशियन प्लेट के नीचे वो अभिसरण कर जाती है। और उस अभिसरण करने के कारण जो ऊपर वाली यूरेशियन प्लेट है उसका भाग क्या खड़ा हो जाता है? ऊंचा खड़ा हो जाता है। और वो ही क्या है? आज प्रेजेंट टाइम में ट्रांस हिमालय है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं। सीधी बात तो ये है। अब उसके बाद में देखो इसने पूछा गया कि कौन से युग और शक की चट्टानें पाई जाती है। तो उसमें ये तो तय है कि इससे हिमालय है जो महान, लघु और शिवालिक, उससे पुरानी चट्टानें पाई जाएगी, क्योंकि किसका भाग है? वो यूरेशियन प्लेट का भाग हो गया। अभी यूरेशियन प्लेट है वो ही ऊपर उठी है, उसका भाग हो गया। तो कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाएगी? उसमें टर्सरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाएगी। कौन से युग तक की चट्टानें पाई जाएगी? टर्सरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाएगी। भाई इसमें क्या है? अवसादों से जो निक्षेपित चट्टानें, कुछ वो चट्टानें भी है और कुछ कैम्ब्रियन चट्टानें भी है जो आदि प्राचीन काल की चट्टानें वो हैं। इसका कैम्ब्रियन युग है, इसका जब महाकल्प था पेलियोजोइक, महाकल्प या कल्प था प्रारंभिक, जिसको प्राथमिक काल कहते हैं, प्राथमिक महाकल्प कहते हैं। उस महाकल्प में कौन सा शक और युग था? पहले वाला कैम्ब्रियन युग था। उसी कैम्ब्रियन युग की क्या पाई जाती है? चट्टानें पाई जाती है। और कैम्ब्रियन युग है जो वो किस में है? पेलियोजोइक महाकल्प में है, जिसे प्राथमिक महाकल्प भी कहते हैं। ठीक है, आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं अपन। ट्रांस हिमालय को किस प्लेट का भाग माना गया है? वही बात आ गई
कि ट्रांस हिमालय को किस प्लेट का भाग माना गया है। तो यूरेशियस ने जो सिद्धांत दिया था उसने दो प्लेटें मानी थी, यूरेशियन प्लेट और भारतीय या फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट का क्या माना गया है, भाग माना गया है, किसको, ट्रांस हिमालय को। और बाकी के जो 3 श्रेणियां बच जाती है समानांतर श्रेणियां, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और उसके बाद में शिवालिक हिमालय, उनको किससे माना गया है, उनका निर्माण अवसादों से माना गया है, प्रदार चट्टानों से, मतलब भूसन्नति से माना गया है। ठीक है, तो इसका देखो यूरेशियन प्लेट का ही क्या माना गया है, भाग माना गया है, किसको, ट्रांस हिमालय को। आगे ट्रांस हिमालय का उत्थान किस महाकल्प, देखो महाकल्प और कल्प, पहली बात तो मैं ये बात 3-4 बार समझा चुका हूं कि महाकल्प तो कितने हैं, 5 है। महाकल्प कितने हैं भाई, पृथ्वी के इतिहास को, भूगर्भिक इतिहास को कितने भागों में बांटा, 5 तो महाकल्पों में, 4 कल्पों में, 16 शक और कालों में। तो महाकल्प तो कितने हैं, 5 और कल्प कितने हैं अपने पास में, 4। अब मैंने महाकल्प या फिर कल्प क्यों लगाया है यहां पर, इसलिए लगाया है क्योंकि जो महाकल्प के नाम है, जो महाकल्प के नाम है वो ही किसके नाम है, कल्प के नाम है, वो ही किसके नाम है, कल्प के नाम है। उसके बाद में वह काल व शक, काल और शक कितने हैं, 16 हैं अपने पास में, कितने हैं भाई, 16 हैं। और ये 16 ही किसमें है, कल्प में है, और कल्प किसमें है, महाकल्प में है। तो 16 कल्प हैं, तो इसके अंदर क्या है, 6 जो कल्प है, जिसका क्या है प्राथमिक, मतलब पहला कल्प था, उसमें कितने शक और काल थे, 6 थे, कितने थे, 6 थे। तो किस काल व शक में हुआ है, तो महाकल्प, अगर प्रश्न में ये पूछता है कि किस महाकल्प में इसका उत्थान हुआ है, तो पैलियोजोइक में हुआ है, जिसे महाकल्प या कल्प भी कहते हैं, और इसे प्राथमिक महाकल्प भी कहते हैं। तो किस में हुआ है, पैलियोजोइक में हुआ है। अगर ये पूछा जाए काल और शक में, तो कैम्ब्रियन में, ये वाले मैंने बताए काल और शक, इस कल्प में पहला पैलियोजोइक आता है, पैलियोजोइक में भी काल और शक कितने हैं, 6 हैं, बाकी के 10 बच गए, वो बाकी के इन 3 में हैं। ठीक है, तो यहां पर कैम्ब्रियन, शक और काल, पहला कौन सा होता है इन 6 में से शुरू, कैम्ब्रियन, काल और शक होता है। कौन सा होता है भाई, कैम्ब्रियन, काल और शक होता है। अब यहां तक अपनी बात सही है। चलो मान लेते हैं कि ट्रांस हिमालय का उत्थान व काल, इसका ध्यान रखना, महाकल्प और काल दोनों अलग अलग है। पेपर में अगर पूछा जाता है कि महाकल्प और कल्प, तब तो आएगा पैलियोजोइक, और जब काल और शक पूछा जाता है तब कौन सा आएगा, कैम्ब्रियन आएगा। यहां तक अपनी बात कंप्लीट होती है। उससे आगे वाली हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अपने पास में कौन सा है, ट्रांस हिमालय की मुख्य कौन सी नदियां निकलती है। भाई ट्रांस हिमालय में से हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की 4 समानांतर श्रेणियां बांटी थी, ठीक है, और उस ट्रांस हिमालय में ही हमने 3 पर्वत श्रृंखलाएं भी बांटी थी। ये किसका भाग है, 3 पर्वत श्रृंखलाएं ट्रांस हिमालय का ही भाग है। किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का ही भाग है। तो उसमें देखो इस ट्रांस हिमालय में से कौन सी नदियां निकलती है, इसने ये पूछा कि कौन कौन सी नदियां निकलती है। तो कौन कौन सी निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। यहां पर क्या है, इन ग्लेशियरों से, मतलब जो हिमालय, हिम का जो घर है, हिम से बनने वाला जो पानी है, वो कौन सी नदियों के द्वारा समुद्र में बहा जाता है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र वो तो कहां चली जाएगी, पूर्वी दिशा की ओर, और ये किधर आ जाएगी, पश्चिम दिशा की ओर। अब इन्हें देखो पूर्व अनुगामी नदियां भी कहा जाता है, इन्हें पूर्व अनुवर्ती क्या कहा जाता है, पूर्व अनुवर्ती नदी भी कहा जाता है। पूर्व अनुवर्ती नदी क्यों कहा जाता है इन तीनों नदियों को, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। कौन से हिमालय से निकलती है, ट्रांस हिमालय से निकलती है। ये सिंधु नदी तिब्बत से आती है, ठीक है, तो ट्रांस हिमालय से निकलती है। इनको पूर्व अनुवर्ती नदी क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है जब हिमालय का उत्थान भी नहीं हुआ था, जब हिमालय का निर्माण भी नहीं हुआ था, तो मैंने आपको कोबर वाला जो सिद्धांत बताया उसमें उस समुद्री भाग को उन्होंने क्या माना, भूसन्नति माना था। तो उस भूसन्नति में जो अवसादों का तलछट जमा होता था वो किन नदियों के द्वारा लाया जाता था, इन्हीं नदियों के द्वारा लाया जाता था, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो क्या हुआ कि हिमालय के उत्थान से पहले भी क्या थी, ये नदियां थी। हिमालय के उत्थान से पहले भी ये नदियां थी, और जब हिमालय का निर्माण हो गए, हिमालय पूर्ण रूप से बनकर, हिमालय पर्वत श्रृंखला पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गई, तो उसके बाद में क्या किया इन्होंने, जब जब उसका उत्थान
उत्थान होता गया तब तब इन नदियों का जो पानी है उस पानी के द्वारा क्या हुआ, उस पहाड़ी प्रदेश का रास्ता क्या कही ये नदियों ने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इन नदियों ने बनाना शुरू कर दिया और उसको काट जाट करके अपनी घाटी अपना रास्ता बना लिया। तो उन नदियों को क्या कहा जाता है, पूर्व अनुवर्ती नदियां कहा जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन सीधी सीधी इसकी यही है कि हिमालय के उत्थान से पहले, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के उत्थान से पहले जो नदियां बहती थी उसके उत्थान होने के बाद भी वह नदियां आज भी बह रही है, उसे क्या कहा जाता है, पूर्व अनुवर्ती नदी कहा जाता है। सीधी सीधी बात है, प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से पूर्व अनुवर्ती नदियां कौन सी है, तो पूर्व अनुवर्ती नदियां ये तीन है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। कौन से हिमालय से निकलती है ये, ट्रांस हिमालय से निकलती है। कौन से हिमालय से निकलती है भाई, ट्रांस हिमालय से निकलती है। तो यहां से हमने जो कल ये क्लास ली थी ट्रांस हिमालय वाली, उसमें हमने ये वाला पढ़ लिया अपना। एक उसमें से भाई एक वो कर लेना कि एक मैंने बताया था कि लद्दाख पर्वत सर्वोच्च पर्वत शिखर का चोटी कौन सी है, राकापोसी है। कौन सी है, राकापोसी। वहां पर एक जास्कर पर्वत श्रेणी, इसका तीसरा भाग कौन सा है, जास्कर पर्वत श्रेणी है। भाई ट्रांस हिमालय के तीन भाग थे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 8124 मीटर है। कितनी है, 8124 मीटर है। अब वहां पर मैंने एक बात बोली थी कि यह भारत की तीसरी ऊंची चोटी है, तो तीसरी नहीं है, ये भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। कौन सी है, दूसरी ऊंची चोटी है। जो मकालू चोटी है वो कहां पर है, नेपाल में है। कहां पर है, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है। तिब्बत और नेपाल और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। ये मकालू जो चोटी है वो तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, तो वो भारत में नहीं है। तो जास्कर पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, नंगा पर्वत है। और नंगा पर्वत की कुल ऊंचाई कितनी है अपने पास में, नंगा पर्वत की 8124। अगर इसको छोड़ दिया जाए, अगर इसको छोड़ दिया जाए, गॉडविन ऑस्टिन को छोड़ दिया जाए, तो भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी होगी, नंगा पर्वत होगी। और अगर इसको ले लिया जाए साथ में तब कौन सी होगी, वो तीसरी होगी। और अगर एवरेस्ट संपूर्ण हिमालय की चोटियों की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सी होगी, वो पांचवी ऊंची चोटी होगी, नंगा पर्वत। ठीक है, अब ये गॉडविन ऑस्टिन तो पाक अधिकृत क्षेत्र है, भारत की सबसे ऊंची चोटी यहां पर है, गॉडविन ऑस्टिन है ये। ठीक है, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो फिर कौन सा होगी, कंचनजंगा होगी जो सिक्किम में है। ठीक है, और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है अपने पास में, 8611 मीटर है। 8611 मीटर है। तो अगर इसको छोड़कर के पूछा जाए कि भारत की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8124। और प्रथम कौन सी है, कंचनजंगा है। और अगर इसको साथ ले लिया जाए तब वो कौन सी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना। अब ये गॉडविन ऑस्टिन है, इसमें से 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर अपने भारत का क्षेत्रफल है, उसमें से 78,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाकिस्तान ने अपने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। उसी कब्जे में कौन सी चोटी अवस्थित है, गॉडविन चोटी अवस्थित है। ठीक है, अब इसमें से गॉडविन 78,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल दबा रखा है, पाकिस्तान ने वही क्षेत्रफल 5,000 वर्ग किलोमीटर किसको दे दिया, प्रदान कर दिया, सड़क बनाने के लिए चीन को दे दिया। और चीन ने कितना दबा रखा, भारत का क्षेत्रफल 37,500 वर्ग किलोमीटर। तो यहां पर ये प्रश्न हमारे कौन कौन से बनते हैं, उसमें से जो हमने कल पढ़ा था उनमें से ये प्रश्न बनते हैं। और तो बाकी को अगर मैं मानूं तो सच्चाई यही है दोस्तों कि अगर हम किसी चीज को विस्तार से पढ़ेंगे तो वो अच्छी समझ में आएगी। झूठ बोलने वाली, भ्रम में डालने वाली ऐसी कोई बातें नहीं है। किसी भी अगर हमारे को कुछ भी पढ़ना है, पढ़ो कम
पढ़ो कम, जितना पढ़ा जाता है उतना पढ़ो, लेकिन किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उस चीज को विस्तार से पढ़ो, उसको क्या है ध्यान दे के पढ़ो, उसका अवबोध करो, उसका चिंतन करो, तब तो वो चीज समझ में आएगी। और अगर ऐसे प्रश्नों से हम रट करके पढ़ते हैं तब वो क्या होता है, फिर गड़बड़ काम हो जाता है। तो ये तो हमने इसलिए लिखेगी कि जो पीछे वाली हमने क्लास ली थी उसका विस्तार से वर्णन किया है, उसमें से किस किस कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो चर्चा की है। तो किसी भी चीज को पढ़ना है, समय ज्यादा लग जाए लेकिन उसको विस्तार से पढ़ो ताकि वो क्या है भूला ना जा सके। ठीक है, तो यहां तक अपनी बात कंप्लीट होती, उसके बाद में आगे वाला हम देखेंगे आगे वाली क्लास।